नमस्ते। आज हम बात करेंगे हाल की एक घटना की जिसने कह सकते हैं काफ़ी सुर्खियां बटोरी। भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब पर जूता फेंकने की कोशिश हुई। जी। लेकिन हम सिर्फ खबर पर ही नहीं रुकेंगे, हम कोशिश करेंगे इसके पीछे जो गहरे पहलू हैं उन्हें समझने की। बिल्कुल। तो हमारे पास आज 3 तरह के स्रोत हैं। एक तो है इस घटना की पूरी विस्तृत समाचार रिपोर्ट। दूसरा ओशो के कुछ विचार हैं जी। जो आस्था मतलब विश्वास और भक्ति यानी श्रद्धा, इनके बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे समझाते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। और तीसरा स्रोत है एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। ये देखता है कि इस तरह की जो प्रतीकात्मक हिंसा होती है ना, जी। उसके पीछे दिमागी कारण क्या हो सकते हैं। और ये विश्लेषण इसकी तुलना महात्मा गांधी की हत्या जैसे कामों से भी करता है। हाँ, लेकिन ये साफ करना जरूरी है कि ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से है। कोई राजनीतिक पक्ष लेने की बात नहीं है इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा मकसद बस यही है कि इन सब को मिला के देखें और समझे कि कैसे ये जो आम सी देखने वाली घटना है ना, वो असल में समाज या कहिए फिलॉसफी और इंसान के मन की हाँ मन की कितनी गहरी, कितनी पेचीदा परतें खोल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल परत दर परत। जी। तो सबसे पहले वो घटना सोमवार सुबह की बात है, करीब 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब के साथ ही जज हैं जस्टिस BR गवई, वो एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। और तभी एक 71 साल के वकील साहब, नाम किशोर बताया गया है, उन्होंने कथित तौर पर जस्टिस गवई की तरफ जूता उछाला। जी, और खबरों के मुताबिक वजह ये बताई जा रही है कि वकील साहब नाराज थे। जस्टिस गवई की पहले की कोई टिप्पणी थी। अच्छा। हाँ, किसी मंदिर से जुड़े मामले में जस्टिस गवई ने शायद कहा था, अगर भगवान चाहेंगे कि कुछ हो तो वो होगा। तो वकील साहब को लगा कि ये भगवान विष्णु का अपमान है, वो आहत हो गए। अच्छा। और जैसे ही ये हुआ, कोर्ट की सिक्योरिटी फौरन हरकत में आ गई। बिल्कुल। वकील साहब को पकड़ लिया गया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया। हाँ। जस्टिस गवई ने कहा कि भाई ऐसी बातों से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से, मतलब FIR दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया। बिल्कुल। और ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। हाँ, तो नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने कोई FIR नहीं लिखी और वकील साहब को जाने दिया। जी। जस्टिस गवई का ये जो रवैया था, ये काफी कुछ कहता है ना? निश्चित रूप से बहुत कुछ। और हाँ, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी प्रतिक्रिया आई। सुनने में आया है कि उन्होंने जस्टिस गवई को फोन किया जी। और उनके इस संयम की, इस शांति की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पर ऐसी घटनाएं तो भाई बिल्कुल मंजूर नहीं की जा सकती। सही बात है। और जस्टिस गवई ने जिस तरह शांति बनाए रखी, वो दिखाता है कि वो न्याय और हमारे संवैधानिक मूल्यों के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। जी। देखिए, इस एक घटना को और उस पर जो प्रतिक्रियाएं आईं, उन्हें हम कई अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। जैसे अगर कानूनी नजरिए से देखें तो FIR ना करवाना ये जस्टिस गवई की एक तरह की, कह सकते हैं, कानूनी समझदारी दिखाता है, परिपक्वता दिखाता है। नैतिक तौर पर देखें तो उनका शांत रहना एक मिसाल है कि जब कोई आपको उकसाए भी तो ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को कैसे गरिमा और शांति से पेश आना चाहिए। और समाज के स्तर पर इसका क्या मतलब निकालें? समाज के नजरिए से देखें तो ये घटना शायद ये दिखाती है कि आजकल लोग धार्मिक भावनाओं को लेकर या न्यायपालिका की टिप्पणियों को लेकर कितने ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। हाँ, भावनात्मक रूप से। हाँ, भावनात्मक रूप से, या शायद कह सकते हैं बट गए हैं। कौन किस बात का क्या मतलब निकालता है, कैसे रिएक्ट करता है, ये समाज के मूड का एक आईना सा बन जाता है। सही कहा। और राजनीतिक तौर पे देखें तो प्रधानमंत्री का फोन करना ये दिखाता है कि सरकार न्यायपालिका की इज्जत, उसकी गरिमा बनाए रखने को लेकर गंभीर है, संवेदनशील है। और आम लोगों के लिए, आम लोगों की नजर में शायद बहुत से लोग जस्टिस गवई के इस कदम को उनकी अपनी निजी ताकत का सबूत मानेंगे, या शायद कुछ लोग इसमें गांधी जी वाली सहनशीलता की झलक भी देखेंगे। वैसे ये जो तरीका है विरोध का, जूता फेंक कर, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम पीछे देखें तो 2016 में अरविंद केजरीवाल पर, हाँ याद है, 2014 में नितिन गडकरी जी पर, 2012 में राहुल गांधी पर, 2010 उमर अब्दुल्ला, 2009 पी चिदम्बरम साहब। हाँ, ये लिस्ट तो है। इन सब पर जूते या चप्पलें फेंकी गई हैं। ये एक तरह का पैटर्न सा बन गया है विरोध का। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि इस तरह के विरोध के पीछे
क्या सिर्फ वो उसी पल का गुस्सा होता है या कोई और गहरी वजह भी होती है? बहुत सही सवाल उठाया आपने। और शायद यहीं पर ओशो के जो विचार हैं, हाँ। आस्था और भक्ति के बारे में, वो हमें कुछ समझने में मदद कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, कि इस तरह के बर्ताव के पीछे की जो सोच है उस पर शायद कुछ रोशनी पड़े। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब ये घटना हमें मजबूर करती है सोचने पर कि आस्था, जिसे हम फेथ कहते हैं, और भक्ति, डिवोशन, इन दोनों में क्या फर्क है। ओशो इस पर बहुत साफ कहते हैं। उनके हिसाब से आस्था या विश्वास जो है वो उधार लिया हुआ होता है। उधार लिया हुआ कैसे? मतलब ये हमें सिखाया जाता है, माँ बाप से, समाज से, किताबों से। ये दिमाग से जुड़ा है, तर्कों पर आधारित हो सकता है और इसीलिए ये टूट भी सकता है। अच्छा। ओशो कहते हैं कि विश्वास हमेशा डर में जीता है। उसे हमेशा बचाव की, सुरक्षा की जरूरत महसूस होती है। वो इसे कहते हैं अहंकार जिसके सर पर आभा मंडल हो। वाह, अहंकार जिसके सर पर आभा मंडल हो। तो फिर भक्ति क्या है इसके उलट? इसका ताल्लुक दिमाग से नहीं, दिल से है। ये तर्क पर नहीं, अनुभव पर टिकी है। और इसीलिए इसे कोई छीन नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। भक्ति डर में नहीं, प्रेम में नाचती है और उसमें अहंकार की कोई जगह ही नहीं है। तो वो अहंकार शून्य है। हाँ, ओशो के शब्दों में अहंकार शून्यता जो प्रेम में खिलती है। ओशो उदाहरण भी देते हैं भक्ति के। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं मीराबाई का। अच्छा। मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। घर वालों ने जहर दिया, समाज ने मजाक उड़ाया, पर मीरा वो नाचती रही, गाती रही। जी। ओशो कल्पना करते हैं कि अगर कोई उनकी कृष्ण की मूर्ति तोड़ भी देता तो मीरा शायद उन टुकड़ों को भी उतने ही प्रेम से पूजती। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम उस पत्थर की मूरत से नहीं था। उनका प्रेम उस एहसास से था, उस मौजूदगी से था जो वो पत्थर उनमें जगाता था। इस प्रेम को नष्ट नहीं किया जा सकता था। यही है भक्ति, अटूट, बिना शर्त, तर्क और प्रतिक्रिया से बिल्कुल परे। बहुत गहरा। एक और उदाहरण रामकृष्ण परमहंस का भी आता है जहन में। हाँ, बताइए। कहानी है कि जब वेदांत के संत तोतापुरी उनके पास आए तो उन्होंने रामकृष्ण से कहा कि अगर मोक्ष चाहिए तो माँ काली से अपना लगाव छोड़ना होगा। उन्होंने रामकृष्ण को कांच का एक टुकड़ा दिया और कहा कि ध्यान में जब माँ काली दिखें तो इसी टुकड़े से उनका गला काट देना। अरे! हाँ, कहते हैं रामकृष्ण ध्यान में बैठे, माँ काली प्रकट हुई, उन्होंने वो कांच का टुकड़ा उठाया, फिर? लेकिन वो हाथ से छूट गया। आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोले, मैं अपनी माँ को कैसे काट सकता हूँ, वो तो मैं ही हूँ। वाह! उसी पल सारा भेद मिट गया, भक्त और भगवान एक हो गए। ये ज्ञान उन्हें लड़ाई से नहीं मिला, ये उन्हें पूरी तरह से समर्पित होने से मिला। ये है भक्ति की ताकत। अरे वाह, क्या बात है। तो ओशो के हिसाब से जो बुनियादी फर्क हुआ वो ये कि विश्वास वाला इंसान वो अपने भगवान या अपनी मान्यता के अपमान पर भड़क उठेगा, गुस्सा करेगा। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास बाहरी चीजों पर टिका है, वो कमजोर है। लेकिन भक्त शायद मुस्कुरा देगा, क्योंकि उसका भगवान किसी मंदिर, मस्जिद या किताब में थोड़ी बंधा है, वो तो उसके दिल में है, हर जगह है। सही। विश्वास को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। भक्ति खुद ही सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। विश्वास को सबूत चाहिए, शास्त्र चाहिए। भक्ति खामोशी में भी गीत गा लेती है। बिल्कुल। और ओशो उसे और साफ करते हुए कहते हैं कि विश्वास एक तरह से राजनीतिक चीज है। राजनीतिक? कैसे? उसे मानने वाले चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, संगठन चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए, नियम कानून चाहिए। अच्छा। मान महसूस होने पर जूता फेंक सकता है। हाँ। क्योंकि उसका विश्वास किसी बाहरी प्रतीक से, किसी बाहरी विचार से जुड़ा है जिसे चोट पहुंची है। और भक्ति में डूबा इंसान वो शायद मुस्कुराएगा, क्योंकि उसके लिए तो वो जूता फेंकने वाला और वो जूता भी उसी एक परम सत्य का हिस्सा है जिससे उसका भगवान है। विश्वास में एक असुरक्षा का भाव छिपा है। भक्ति सहज है, स्थिर है। ओशो का एक बहुत मशहूर कथन है, वो कहते थे, अगर तुम मेरे भगवान को नष्ट कर सकते हो तो बेशक कर दो, क्योंकि जो असली है उसे तो वैसे भी नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या बात है। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट वाली घटना को ओशो के इस नजरिए से देखें, हाँ, क्या ये मुमकिन है कि वकील साहब का वो कदम वो विश्वास के दायरे का था, न कि भक्ति का? ये एक मुमकिन व्याख्या तो लगती है। मतलब शायद वो एक
ऐसे विश्वास का बचाव कर रहे थे जिससे बाहरी हमले का खतरा महसूस हुआ। हाँ, जिसे लगा कि अपनी रक्षा के लिए फौरन कुछ करना जरूरी है। ये उस अंदरूनी असुरक्षा का बाहरी प्रदर्शन हो सकता है। और ये हमें हमारे तीसरे स्रोत की तरफ ले जाता है। वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वाला? जी हाँ, प्रतीकात्मक हिंसा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, खासतौर पर सिगमंड फ्राइड के नजरिए से। फ्राइड के सिद्धांत शायद ये समझने में मदद करें कि दिमाग के अचेतन हिस्से में इस तरह के काम कैसे जन्म लेते हैं। हाँ, ये दिलचस्प होगा। फ्राइड कैसे देखते इस तरह की घटना को? देखिए, फ्राइड के नजरिए से देखें तो किसी जज पर जूता फेंकना ये सिर्फ असहमति जताना भर नहीं है। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, प्रतीकात्मक अनुष्ठान है, एक सिंबॉलिक एक्ट। सिंबॉलिक है। हाँ, जूता यहाँ पर मनोवैज्ञानिक भाषा में गंदगी, अपमान और बगावत का प्रतीक बन जाता है। ये बिना बोले ये कहने का तरीका है कि आप जो नैतिकता या न्याय की ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, मेरी नजर में पैरों की धूल से ज्यादा नहीं है। अच्छा। फ्राइड का मानना था कि ऐसे काम अक्सर सोचे समझे विरोध से ज्यादा अंदर दबी हुई आक्रामकता से निकलते हैं, रिप्रेस्ड एग्रेशन जिसे कहते हैं। दबी हुई आक्रामकता। जी, जब मन अपना गुस्सा सीधे सीधे नहीं निकाल पाता, समाज के डर से, कानून के डर से या अपनी ही नैतिकता के बोझ से, तो वो ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रतीकात्मक रास्ते खोज लेता है। तो ये एक तरह की अंदरूनी कश्मकश हुई, दिमाग के भीतर की लड़ाई। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। फ्राइड के मुताबिक इसके पीछे व्यक्ति के मन के दो हिस्सों के बीच लड़ाई हो सकती है। एक तरफ है अहम, ईगो, यानी हमारी अपनी समझ, हमारी पहचान, और दूसरी तरफ है परा अहम, सुपर ईगो, यानी हमारे अंदर की नैतिकता की आवाज, सही गलत का पैमाना, या कहिए सत्ता का आंतरिक डर। तो वकील साहब ने शायद भगवान विष्णु पर हुई टिप्पणी को अपने अहम पर हमला माना, अपनी पहचान, अपनी आस्था पर चोट महसूस की। इससे उनके अंदर एक पुराना आदिम गुस्सा जागा होगा कि भाई पवित्र चीज की रक्षा करो, अपमान का बदला लो। लेकिन उन्होंने सीधी हिंसा तो नहीं की, सिर्फ जूता उछाला। बिल्कुल, यहीं पर मन का वो हिस्सा काम करता है जो असलियत को समझता है, जिसे फ्रॉइड ईगो कहते हैं, और जो समाज के नियमों को जानता है। मन को पता था कि सीधा हमला करना गलत है, उसके बुरे नतीजे होंगे। तो दिमाग ने एक बीच का रास्ता निकाला, एक प्रतीकात्मक समझौता किया। अच्छा। गोलियां पत्थर नहीं, जूता। एक ऐसा काम जो अपमानित तो करे पर जान न ले। फ्रॉइड इसे रिएक्शन फॉर्मेशन जैसी प्रक्रिया से जोड़ सकते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन, ये क्या होता है? इसे आप यूं समझ सकती हैं कि मन चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहावत जैसा बर्ताव कर रहा था। मतलब शायद अंदर का कोई शक या लाचारी वो बाहर जोर शोर से दिखने वाले नैतिक विरोध में बदल गई। मनोवैज्ञानिक नजरिए से ये तुलना तो काफी संवेदनशील है। बिल्कुल है। और यहाँ ये साफ करना बेहद जरूरी है कि ये स्रोत में दिया गया एक विशुद्ध मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। हाँ, इसका मकसद किसी भी तरह से कोई राजनीतिक बयान देना नहीं है या किसी कृत्य को सही या गलत ठहराना नहीं है। ठीक है। फ्रॉइड के सिद्धांतों के नजरिए से स्रोत ये कहता है कि गोडसे का काम प्रतीकात्मक नहीं था, वो अंतिम था, जानलेवा था। लेकिन विश्लेषण के अनुसार इसके पीछे की जो अचेतन प्रक्रियाएं थीं, वो शायद वैसी ही हो सकती हैं जैसे जूता फेंकने वाले के मन में थीं, बस उनकी तीव्रता और नतीजा अलग था। अच्छा, कैसे? विश्लेषण कहता है कि गोडसे भी शायद एक गहरे अंदरूनी विरोधाभास से गुजर रहे थे। गांधी जिन्हें वो शायद पिता तुल्य और श्रद्धेय मानते थे, उन्हीं को वो अपनी विचारधारा के साथ विश्वासघात करने वाला भी समझ रहे थे, इस विश्लेषण के अनुसार। ये जो विरोधाभास है, एक ही व्यक्ति के लिए इतना सम्मान और इतना गुस्सा, इसने शायद उनके मन में एक असहनीय तनाव पैदा कर दिया होगा। फ्रॉइड के सिद्धांत में ऐसे विरोधाभास का कोई खास मतलब होता है? हाँ, फ्रॉइड के मुताबिक किसी पिता समान व्यक्ति के लिए ऐसा गहरा प्यार और नफरत का भाव वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हो सकता है। ओहो। हाँ, पर हमें उस जटिलता में जाने की जरूरत नहीं है अभी। सरल शब्दों में कहें तो जब किसी सत्ताधारी या आदरणीय व्यक्ति के प्रति मन में बहुत ज्यादा विरोधाभासी भावनाएं हों और तनाव बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो अचेतन मन कभी-कभी उस व्यक्ति को रास्ते से हटाकर असल में या प्रतीकात्मक रूप से मुक्ति पाना चाहता है। स्रोत का विश्लेषण इसी नजरिए से गोडसे के कृत्य को देखता है। मतलब महज राजनैतिक असहमति नहीं, बल्कि शायद उस आदरणीय सत्ता को मानसिक रूप से नष्ट करने की कोशिश, ताकि खुद को उसके नैतिक प्रभाव से आजाद महसूस किया जा सके। समझी।
पर फिर दोहराना चाहूंगी, ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या है जो स्रोत में पेश की गई है, और जाहिर है बेहद संवेदनशील मुद्दा है ये। अच्छा, और इसमें सभ्यता या समाज की क्या भूमिका होती है ऐसे कामों में? फ्राइड ने अपनी किताब सभ्यता और उसके असंतोष में लिखा था कि सभ्य होने के लिए हमें अपनी कई इच्छाओं को दबाना पड़ता है, खासकर गुस्से और आक्रामकता को। लेकिन ये दबी हुई इच्छाएं खत्म नहीं होती, वो अचेतन मन में जमा होती रहती हैं और फिर किसी दिन अचानक फट सकती हैं। अच्छा। चाहे वो जूता फेंकने जैसी प्रतीकात्मक हरकत हो या कोई ज्यादा हिंसक काम। और जिस व्यक्ति या संस्था पर गुस्सा निकाला जाता है, जैसे यहाँ जज साहब या गांधी जी का उदाहरण लिया गया, वो अक्सर उस संयम या अधिकार का प्रतीक बन जाता है जिसके खिलाफ अंदर ही अंदर विद्रोह पनप रहा होता है। और जब मामला धार्मिक अपमान का हो तब क्या होता है? तब गुस्सा और भी ज्यादा तीखा हो सकता है, जैसे कभी कभी पवित्र क्रोध भी कहा जाता है। फ्रॉयड धर्म को अक्सर एक तरह का सामूहिक भ्रम मानते थे। भ्रम? हाँ, मतलब ऐसे विश्वास जो हमें जिंदगी की मुश्किलों और अनिश्चितताओं से राहत देते हैं, एक तरह का मानसिक सहारा। तो जब इन गहरे विश्वासों पर सवाल उठता है तो इंसान के अहंग को लगता है जैसे उसकी दुनिया ही हिल गई हो, उसे खतरा महसूस होता है। तो खुद को बचाने के लिए मन अक्सर क्या करता है? वो दोष दूसरों पर मढ़ देता है। मन कहता है समस्या मुझ में नहीं है, मैं कमजोर नहीं हूं, बल्कि वो व्यक्ति मेरे भगवान का अपमान कर रहा है। अच्छा, और जानलेवा हिंसा, इन दोनों में मुख्य मनोवैज्ञानिक फर्क क्या हुआ फिर? देखिए, जूता फेंकने वाला शायद अपमान करके एक तरह की प्रतीकात्मक सफाई चाहता है। उसका काम प्रदर्शन जैसा है। शायद वो चाहता है कि दूसरा पक्ष सबक सीखे। गूडसे ने जो किया, स्रोत के विश्लेषण अनुसार, वो सीमा के पार था, जहां विनाश ऐसा था जिसे पलटा नहीं जा सकता। लेकिन स्रोत का विश्लेषण कहता है कि दोनों के मूल में शायद एक ही डर छिपा हो सकता है। वो क्या? एक ऐसी दुनिया में अपने मायने खो देने का डर, जहां सत्ता या तर्क आपकी आस्था को चुनौती दे रहे हों। जब किसी का बनाया हुआ नैतिक संसार बिखरता हुआ महसूस होता है, तो हिंसा सिर्फ विरोध नहीं रह जाती, वो उस बिखराव को रोकने की, विनाश के जरिए ही सही, किसी तरह की निश्चितता वापस पाने की एक हताश कोशिश बन सकती है। समझ गए। और इस पूरे मनोवैज्ञानिक बवंडर के सामने जस्टिस गवाई का वो शांत रहना, एफआईआर न करना, इसे कैसे देखा जाए फिर? जस्टिस गवाई का संयम, वो उस अचेतन फौरी आवेग के ठीक उलट है जिसकी हमने बात की। ये फ्राइड के वास्तविकता सिद्धांत की विजय जैसा है। अच्छा, मतलब बिना बदला लेने की भावना के अपमान को सहने की क्षमता। असलियत के तकाजों को समझने की क्षमता। इसके विपरीत वकील साहब और गोडसे इस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के दायरे में शायद सुख सिद्धांत, प्लेजर प्रिंसिपल के असर में थे। सुख सिद्धांत? हाँ, यानी नतीजे की परवाह किए बिना फौरन अपने अंदर के तनाव को कम करने की जरूरत। उनके काम शायद साहस के नहीं, बल्कि अंदरूनी हताशा के प्रतीक हो सकते हैं। अपने भीतर के विरोधाभासों के असहनीय शोर को किसी भी तरह शांत करने की कोशिश। तो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की वो घटना सिर्फ एक खबर से कहीं ज्यादा थी। बिल्कुल। इसने हमें ओशो के जरिए आस्था और भक्ति के दार्शनिक फर्क पर सोचने का मौका दिया। जी हाँ। और साथ ही फ्रॉइड के नजरिए से प्रतीकात्मक विरोध और सत्ता के खिलाफ गुस्से की गहरी मनोवैज्ञानिक जड़ों को टटोलने का भी अवसर मिला। बिल्कुल। इसका निचोड़ शायद यही है कि इस तरह के काम, चाहे वो जूता फेंकने जैसे प्रतीकात्मक हों या ज्यादा गंभीर, वो अक्सर सिर्फ ऊपरी असहमति नहीं होते। वे हमारे विश्वास, हमारी पहचान और सत्ता के साथ हमारे जो जटिल अंदरूनी रिश्ते हैं उनको दिखाते हैं। और दूसरी तरफ जस्टिस गवाई की प्रतिक्रिया हमें संयम की ताकत याद दिलाती है। ये दिखाती है कि इंसान में अपने फौरी आदिम आवेगों से ऊपर उठने की भी क्षमता है। दिलचस्प चीज ये विरोधाभासी है। आवेग बनाम संयम। वाकई ये पूरी बातचीत कई सवाल खड़े करती है मन में। और यही हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जी, कि अगर ओशो के कहे अनुसार विश्वास और भक्ति में इतना गहरा फर्क है, तो आज के समाज में जिसे हम आमतौर पर धर्म या मजहब कहते हैं, वो ज्यादातर विश्वास पर आधारित व्यवस्था है या भक्ति पर? बहुत अच्छा सवाल है। और हमारे अपने जीवन और समाज के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।